हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नवपाषाण काल की स्थिति तक जो है अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। आइए आज बात करते हैं ताम्र पाषाण काल, जिसको हम चाल्कोलिथिक एज के नाम से जानेंगे। उससे पहले नवपाषाण काल में कुछ पॉइंट जो है रह गए थे। चूँकि यूपीएससी टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें और टेट सीटेट की बात करें तो यहाँ से अक्सर जो है प्रश्न बन जाते हैं। तो 2-3 पॉइंट जो है नवपाषाण काल में जो है छूट गए थे। आइए उन्हीं को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है चलेंगे ताम्रपाषाण काल की तरफ। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था नवपाषाण काल में, तो हम लोगों ने देखा था कि कृषि जो है पूरी तरह से अस्थायी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बने हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि फसल काटने के आयताकार उपकरण जो है हार्वेस्टर जिसको हम कहते हैं, और हार्वेस्टर में उस समय क्या हुआ करता था, पत्थर के बने होते थे, 2 छिद्र वाले हंसिए प्लस गड़ासा जो है मिला हुआ है। कहाँ से? यह है जम्मू कश्मीर से। इसको आप याद रखिएगा। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि फसल काटने के आयताकार उपकरण किस काल की है, तो वो है नवपाषाण काल की। उसके बाद जो है इसमें झूम कृषि का साक्ष्य। तो झूम कृषि ये एक ऐसी कृषि होती थी जहाँ पे पेड़ पौधों को जला करके जो है उसे वहाँ पे 1-2 साल जो है कृषि कार्य किया जाता था। उसे हम झूमिंग कृषि नाम देते हैं। और ये जो है नवपाषाण काल में सर्वप्रथम ये साक्ष्य इसका जो है दिखाई पड़ता है। आज भी अगर हम लोग उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ भी झूमिंग कृषि जो है देखने को मिलता है। तो झूम कृषि का जो साक्ष्य है वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से जो है मिला हुआ है। किस काल की देन है? तो नवपाषाण काल की देन है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले पालतू पशु, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने मध्यपाषाण काल में ही इसका साक्ष्य देख लिया था। क्योंकि पशुओं के पालने का यानी कि बात है वो मध्यपाषाण काल को माना जाता है। लेकिन नवपाषाण काल में पूरी तरह से पशुओं की जो पालन की स्थिति है वो अस्थायी हो चुकी थी। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था, फिर भेड़ को, फिर बकरी को। ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर बन रहे हैं। तो सबसे पहले कुत्ता है, फिर भेड़ है, फिर उसके बाद जो है बकरी है। तो ये थी जो है नवपाषाण काल में 3 पॉइंट जो है ये छूट गए थे। इसे आप जो है नवपाषाण काल में इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल की। दोस्तों, बहुत सारे मेहनत और कठिनाई के बाद तब जाके एक वीडियो बनता है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें। और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। तो वीडियो को एक बार जो है आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल, जिसको हम चाल्कोलिथिक पीरियड के नाम से जान रहे हैं। यह एक ऐसा काल है, नाम से ही स्पष्ट है, आप नाम को देखेंगे तो ताम्रपाषाण काल। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय। यानी यह एक ऐसा समय है जहां मानव तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग कर रहा है। अभी आपने देखा नवपाषाण काल तक उसमें जो है मानव केवल और केवल पत्थरों का और कुछ जो है हड्डियों से निर्मित उपकरण जो है प्रयोग करने लगा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि पत्थर के साथ साथ जो है यहाँ ताम्र यानी तांबे का प्रयोग। अगर आपसे पूछे कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज किया था, तो वो था आपका तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबे जैसी धातु का जो है प्रयोग करना सीखा और सबसे पहले उसी धातु का खोज भी किया था। समय काल की अगर हम बात करें तो 2000 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है माना जाता है। हालांकि अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेट भी मिलेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको ना हो, इसीलिए हमने जो है डेट को लिख दिया है। हालांकि समय काल से लेकर जो है प्रश्न यूपीएससी की बात करें या टीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ से जो है प्रश्न जो है नहीं बनते हैं समय काल से लेकर। चलिए बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की, और सबसे पहले इसको ही हम लोग जानेंगे। तो यह मानव जीवन का एक ऐसा काल है जहां पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग
हो रहा है। पहला ही पॉइंट है देखिए कि यह मानव जीवन का ऐसा काल रहा है जहां पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल या इसे हम लोग जो है कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता है, इसे पॉइंट में जरूर याद रखिएगा दोस्तों, काफी बार ये पूछा गया है कि जो ताम्र पाषाण काल है वो कैसी सभ्यता के रूप में है, तो यह एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में उभरी हुई है। आगे बात करते हैं। यहाँ घर बनाने के लिए लकड़ी के घास फूस के सहारे गोलाकार, याद रखिएगा काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आयताकार, वर्गाकार घर बनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आपसे अगर पूछे कि घर बनाने के लिए लकड़ी के घास फूस के सहारे आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार ये कहाँ के घर के साक्ष्य हैं, तो सीधा आपका उत्तर आएगा ताम्र पाषाण काल। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ किस किस चीज की पूजा हो रही है, तो इस काल में मात्र देवी की पूजा, ये पॉइंट याद रखिएगा, और वृषभ मतलब होता है बैल, तो वृषभ की पूजा का साक्ष्य मिला है, और मात्र देवी का यानी देवी का इन लोग जो है पूजा करते थे, और वृषभ यानी बैल के जो है यानी सांड की जो है पूजा किया करते थे। चलिए अब बात कर लेते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, यानी कि इस काल की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो कहाँ कहाँ हमको दिखाई पड़ती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए तो ये 3 भागों में इसको हम लोग जो है बांट लिए हैं। कौन कौन सा? एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश, एक पश्चिमी महाराष्ट्र। तो सीधा सीधा उस संस्कृति का नाम आपसे सीधा सीधा स्टेट के नाम से पूछ लिया जाता है, यानी किस प्रदेश में वो संस्कृति वो सभ्यता विकसित हुई है। तो देखिए दक्षिण ये राजस्थान में है, अगर बहुत गहराई से पूछेगा तो दक्षिणी पूर्वी लगा करके, चूंकि ये दक्षिणी पूर्वी में है। और ऐसे ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये संस्कृति है, पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरबे संस्कृति है। तो इस तरह से अगर बहुत गहराई में जाएगा तो पश्चिमी लगा करके पूछेगा, अन्यथा जो है सीधा सीधा आपसे जो है सिर्फ राज्य ही पूछ लेगा कि किस राज्य की कौन सी संस्कृति है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आहार संस्कृति या बनास संस्कृति की बात करें तो ये राजस्थान की है। उसके बाद मालवा या कायथा संस्कृति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की है। उसके बाद जोरवे संस्कृति की बात करें तो जो है ये महाराष्ट्र की है। चलिए देख लेते हैं आगे और क्या है। यह संस्कृति बनास नदी के किनारे जो है विकसित हुई। जी हाँ, बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और आहार संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तांबे के उपकरण सबसे अधिक मिले हुए हैं, इसीलिए इसे आहार संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे एक एक की जो है विशेषता, अभी हम बात करेंगे आगे अलग अलग स्थलों की। चलिए, यह संस्कृति नर्मदा नदी के किनारे जो है विकसित हुई। कौन सा? मालवा और कायथा संस्कृति। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि मालवा या कायथा संस्कृति किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे। चलिए आगे बात करते हैं। जोरवे संस्कृति कहाँ कहाँ जो है दिखाई पड़ता है, तो अहमदनगर, धुले और पुणे में, ये 3 स्थानों से जो है यहाँ पे ये संस्कृति दिखाई पड़ती है। चलिए आगे पॉइंट और बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं संस्कृति की। कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है, कौन सबसे नई है और कौन दूसरे नंबर पे है, ये भी डायरेक्टली जो है प्रश्न आपसे किया जा सकता है। तो देखिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पुरानी से, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा जो है प्रश्न यहाँ पे बनता है। तो सबसे पुरानी जो संस्कृति है वो मध्य प्रदेश में मालवा या कायथा संस्कृति को माना जाता है सबसे पुरानी। यानी इन स्थलों में जो सबसे पुरानी जो संस्कृति दिखाई पड़ती है वो मालवा या कायथा से मिलती है। उसके बाद हम बात करें सबसे नवीनतम, तो सबसे नवीनतम जो है जोरवे संस्कृति है, क्योंकि ये सबसे बाद में यह संस्कृति जो है बनी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन आती है, तो आहार संस्कृति या बनास संस्कृति, ये दूसरे नंबर पे आती है। चलिए कुछ स्थल हैं और उन स्थलों को हम लोग देख लेते हैं। तो राजस्थान में 3 स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, आहाड़, भिलुंड और बालाथल। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो इसमें कायथा संस्कृति के अंतर्गत और मालवा संस्कृति, ये दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि जो कायथा है ये सबसे पुरानी है, मालवा बाद में बनी है। तो कायथा में देख लेते हैं कौन कौन से स्थल हैं। एरड़ है, त्रिपुरी है, फिर उज्जैनी है।
एरंड की बात करें तो ये सागर जिला में है, यानी मध्य प्रदेश के सागर जिला में। त्रिपुरी की बात करें तो ये जबलपुर में है। उज्जैनी की बात करें तो ये उज्जैन जिला में स्थित है मध्य प्रदेश की। उसके बाद मालवा संस्कृत में कौन कौन से आते हैं, तो मालवा, नागदा और नवदा टोली। उसके बाद महाराष्ट्र में देख लेते हैं, तो महाराष्ट्र में देखिए 3 भागों में इसको भी बांटा गया, अहमदनगर, धुले और पुणे। तो अहमदनगर में जोरबे आता है, दैमाबाद है और निवासा, ये 3 स्थान आपको पड़ेंगे अहमदनगर में। धुले में सिर्फ एक है, प्रकाश। पुणे में है इनाम गांव, चंदौली, सोनगांव और नासिक। चूंकि इसे हम इसलिए बता रहे हैं, यहाँ से जो है प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कायथा संस्कृत के अंतर्गत कौन इसमें नहीं आता है, तो जब कहेगा कि कौन इसमें नहीं आता है तो एक इसमें उठा करके कोई दे देगा, या इसमें से कोई एक दे देगा इस तरह से, या इसमें से कोई एक दे देगा। इसमें से मतलब रहेगा यानी 2 इसमें का दे देगा और 1 इसमें का दे देगा, और पूछ लेगा कायथा संस्कृत का कौन सा एक भाग नहीं है, तो जो नहीं है वो हो जाएगा नवदा टोली। या इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि महाराष्ट्र में अहमदनगर का एक संस्कृति है, तो इसमें से 1 दैमाबाद दे देगा, बाकी 3 इनमें से कोई दे देगा या इनमें से कोई दे देगा। तो इस तरह से जो है प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए जो है अलग अलग सबकी डिटेल जो है यहाँ पे बना दिया है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दैमाबाद और इनाम गांव, ये 2 ऐसे स्थल हैं जो कि नगरीय हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर क्या पढ़ा था, ये ताम्रपाषाण काल जो है कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, यानी ये ग्रामीण है। लेकिन यहाँ पे 2 स्थल ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे, दैमाबाद और इनाम गांव, ये स्थल कैसे हैं, नगरीय हैं। याद रखिएगा, ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में कौन से 2 स्थल ऐसे थे जो नगरीय थे, तो वो 2 स्थल आपके कौन से हैं, एक है दैमाबाद और एक है इनाम गांव, जो कि नगरीय थे। चूंकि ये दोनों नगरीय इसलिए हैं चूंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के भी स्थल माने जाते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए जो है ये नगरीय हैं। तो आपसे ताम्रपाषाण काल में ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि कौन से 2 स्थल ऐसे मिले हुए हैं जो कि नगरीय थे, तो आपके दैमाबाद और इनाम गांव ये कैसे थे, नगरीय थे। चलिए अब एक एक करके जो है, जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं और जहाँ से अक्सर जो है विशेषता उसकी पूछ लिया जाता है, तो उन स्थलों के जो है विशेषता हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो इन स्थलों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आहाड़। चूंकि ये राजस्थान में ही था, तो आहाड़ से क्या क्या चीजें हैं, इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। चूंकि यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर बन जाते हैं। यहाँ से तांबे के उपकरण सबसे अधिक मिलने के कारण इसे ताम्रवती, याद रखिएगा काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ताम्रवती या तांबे की नगरी कहते थे या कहते हैं। उसके बाद कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे प्राप्त हुए हैं यहाँ से, यानी कपड़े पर जो छपाई हुआ करती थी यहाँ से ठप्पे मार मार करके वो जो है प्राप्त हुआ है, तो ठप्पे जो है पूछा जा सकता है। फिर है यहाँ रंगाई प्लस छपाई, रंगाई होती थी प्लस छपाई, दोनों के जो उद्योग थे ये विकसित अवस्था में थे, यानी यहाँ चल रहे थे। घर की बात करें तो यहाँ जो घर बने हैं वो पत्थर के बने हुए हैं, पत्थर के हैं। फिर बात करें आहाड़ के घरों के गंदे जो नाली को साफ करने के लिए चक्रकूप, याद रखिएगा चक्रकूप विधि का प्रयोग हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रकूप विधि का जो प्रयोग है वो ताम्रपाषाण काल के किस स्थल से जो है दिखाई पड़ता है, तो वो है आपका आहाड़। चलिए बात करते हैं गिलुंड की। तो गिलुंड में क्या चीजें हैं, तो गिलुंड ये भी जो है राजस्थान का ही भाग है। तो तांबे के साथ साथ ज्यादा पत्थर के उपकरण मिले हुए हैं, याद रखिएगा गिलुंड से क्या मिले हैं, तांबे के साथ साथ ज्यादा पत्थर के उपकरण जो है मिले हुए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और क्या चीजें हैं, यहाँ पकी ईंट प्लस अग्नि के कुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पकी ईंट के जो है साक्ष्य और अग्नि कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो गिलुंड से मिले हुए हैं। बालाथल की बात करें तो बालाथल भी जो है किसमें था, राजस्थान में ही था।
तांबे प्लस पत्थर दोनों के उपकरण बराबर मात्रा में मिले हुए हैं। याद रखिएगा, बराबर मात्रा में अगर आपसे पूछे कि तांबे प्लस पत्थर के जो उपकरण है वो बराबर मात्रा में कहां से मिले हुए हैं, तो बालाथल है। कहां पे बालाथल है? ये राजस्थान में, बनास नदी के किनारे। चलिए आगे बात करते हैं अब मालवा, यानी मध्य प्रदेश में आ चुके हैं हम लोग। मालवा से क्या है? उत्कृष्ट कोटि के मृद भांड मिलेंगे। मृद भांड का मतलब है बर्तन, यानी मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे वो उत्कृष्ट कोटि के, यानी कि उसमें क्या होता है, नए नए चित्रकारी किए हुए जो है मिले हुए हैं, यानी उत्कृष्ट कोटि के मृद भांड मिले हुए हैं। कहां से? मालवा से। और क्या मिला हुआ है? चरखा व तकली के साक्ष्य प्लस वृषभ पूजा, यानी सांड की, यानी बैल की जो है पूजा की जाती थी। तो चरखा व तकली के साक्ष्य मालवा से, उत्कृष्ट कोटि के मृद भांड यानी बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वो भी कहां से? मालवा से, प्लस वृषभ की पूजा यानी सांड की वो लोग पूजा करते थे। कहाँ के लोग? मालवा के लोग। चलिए आगे बात करते हैं नवदा टोली की। तो नवदा टोली की अगर हम बात करें तो यहाँ से अनाजों की कई प्रजातियों का साक्ष्य मिला है, यानी यहाँ पे कई प्रकार से, यानी अगर गेहूं की देखा जाए तो यहाँ पे गेहूं की कई प्रजातियां, धान की कई प्रजातियां, यानी फसलों की कई कई प्रजातियां मिली हुई हैं। तो कहाँ से मिली है वो? नवदा टोली से। फिर बात करें ताम्र पाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी ये, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी थी? तो वो थी नवदा टोली। यानी सभी स्थलों में, जितने भी स्थल ताम्र पाषाण काल के हैं उन सभी में अगर ग्रामीण लगा के पूछे कि नवदा टोली जो है कैसा था, तो ताम्र पाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी ये। चलिए, तो जब ग्रामीण लगा के पूछेगा तो सबसे बड़ी बस्ती कौन सी हो जाएगी? नवदा टोली। चलिए आगे बात करते हैं जोरबे की। तो जोरबे ये महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, यानी एक सभ्यता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा कि वयस्क व्यक्ति के मृत्यु के बाद यहाँ के लोग उसके पैर को काट करके, यानी काट करके दफनाते थे, यानी काट के दफनाते थे ताकि चल ना सके और भूत न बन सके। यानी यहाँ के लोग क्या थे? अंधविश्वासी थे, यानी अंधविश्वास जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे फैला हुआ था। यानी जोरबे संस्कृति में ये लोग सोचते ये थे कि अगर जो व्यक्ति है जो मर गया है, अगर उसके हम पैर काट के नहीं दफनाएंगे तो वो चल करके भूत बन के जो है हम लोगों को सताएगा, ऐसा इन लोगों का मानना था। तो ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वो जोरबे से मिलता है। चलिए दैमाबाद की बात कर लेते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी, चूंकि हम लोग हम बताए भी हैं शुरू में ही कि इनाम गांव और दैमाबाद ये दो स्थल ऐसे थे जो कि इस ताम्र पाषाण काल के सभी स्थलों में से ये दो स्थल ऐसे थे जो नगरीय के रूप में थे, बाकी सभी क्या थी? ग्रामीण बस्तियां थी। चलिए, सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। पूरे स्थलों में सिर्फ ये पूछा जाए कि ताम्र पाषाण काल में जितने स्थल हैं उन स्थलों में सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका दैमाबाद। लेकिन जब ग्रामीण लगा के पूछेगा कि पूरे स्थलों में सबसे बड़ी बस्ती ग्रामीण की कौन सी थी, तब आपकी हो जाएगी नवदा टोली। जब ग्रामीण लगा के पूछेगा तब नवदा टोली, और जब सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्राम जो है, सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका दैमाबाद। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। यह हड़प्पा स्थल का भी भाग है, याद रखिएगा, ये जो दैमाबाद है ये हड़प्पा स्थल का भी भाग है। यहां से कांसे का रथ मिला हुआ है, याद रखिएगा, कांसे का रथ आपसे पूछा जा सकता है कि कांसे का रथ कहां से मिला है, तो दैमाबाद से। चलिए बात कर लेते हैं अब इनाम गांव की। इनाम गांव क्या है? यह एक किले बंदी बस्ती थी। तो सीधा सीधा प्रश्न आपसे किया जा सकता है कि किले बंदी वाली बस्ती कौन सी थी, तो वो थी आपका इनाम गांव। ये भी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही है। अगला साक्ष्य क्या है? यहाँ वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वर्ग विभाजन का मतलब है कि वर्गाकार के रूप में यहाँ जो घर जो है बनते थे। तो वर्गाकार जो विभाजन है, यानी वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इनाम गांव से। घरों की बनावट अलग अलग थी, यानी कि जो घरों की बनावट थी वो कैसी थी? अलग अलग थी। जैसे सैनिकों के लिए अलग घर हुआ करता था, पुरोहितों के लिए अलग, पुरोहित मतलब जो ब्राह्मण होते थे, कारीगरों के जो घर होते थे वो अलग हुआ करते थे। कहाँ पे? इनाम गांव में। चलिए आगे बात करते हैं अब नेवासा। ये भी महाराष्ट्र में ही है।
नेवासा सिर्फ 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ पे कपास और पटसन का साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है, यानी कपास सबसे ज़्यादा मात्रा में और पटसन। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जो है ताम्र पाषाण काल में कैसे घर बनते थे। तो उस दौरान जो है कच्चे प्लस पक्के दोनों प्रकार के घर जो है बनने लगे थे। तो ये प्रागैतिहासिक काल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर था जो है ताम्र पाषाण काल, और इसमें जो है आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के मिले जुले जो है रूप दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे मानव सर्वप्रथम जो है तांबे का खोज किया, और सबसे ज़्यादा जो है तांबा आहाड़ स्थल से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे ताम्रवती नाम भी देते हैं। इस आहाड़ स्थल को ताम्रवती या तांबे की नगरी का नाम जो है दिया जाता है। तो इस तरह से ये ताम्र पाषाण काल जो है यहीं पे समाप्त होता है, जहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जहाँ से अक्सर जो है प्रश्न बनते हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया, महत्वपूर्ण प्रमुख जो स्थल थे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।